एक धमाका दिल्ली में। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ उस एक धमाके की नहीं है। असल में ये कहानी है 3 धमाकों की, 3 अलग अलग युद्ध क्षेत्रों की, जो एक ही चिंगारी से एक साथ भड़क उठे। तो चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब आसान बिल्कुल नहीं था। इसका जवाब था 3 और धमाके, जो उस असली धमाके से कहीं ज्यादा बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुए। पहला धमाका हुआ हमारे न्यूज़ रूम्स और टीवी स्क्रीन्स पर। खबरों की एक ऐसी अंधी दौड़ जहां सच पीछे रह जाता है और सेंसेशन सबसे आगे निकल जाती है। ये अटकलों की एक जबरदस्त जंग थी। और दूसरा धमाका वो हुआ हम सबके मोबाइल फोन पर। सोशल मीडिया, वहां तो जैसे आग ही लग गई। नफरत, झूठी कहानियां, एक ऐसा जहरीला कॉकटेल बनाया गया जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, समाज को अंदर से तोड़ना। ये हमारे दिमाग पर कब्जे की लड़ाई थी। और फिर हुआ तीसरा और सबसे बड़ा धमाका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अब सोचिए, दिल्ली की एक घटना देखते देखते 2 मुल्कों को जंग के दरवाजे पर ले आई। तो चलिए सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। जगह दिल्ली का लाल किला। यहाँ एक कार में एक जोरदार धमाका होता है और शुरू के कुछ घंटों में किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल कंफ्यूजन का माहौल है और सरकार भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब जरा शुरुआती खबरों और असली सच के बीच का फर्क देखिए। पहले तो लगा कि ये एक मामूली सा हादसा है, शायद कोई सीएनजी सिलेंडर फट गया। लेकिन देर रात होते होते ये साफ हो गया कि ये एक आतंकी हमला था और यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हुई, जो कि एक बहुत सख्त कानून है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना टाइम लगा क्यों? एक सिंपल एक्सीडेंट को टेरर अटैक कन्फर्म करने में इतनी देर क्यों हुई? और इसकी वजह बड़ी चौंकाने वाली थी, एक अधूरा बम। पता ये कोई आम बम था ही नहीं। ये डिवाइस इतना अधूरा था, इतने अजीब तरीके से बनाया गया था कि इसमें आमतौर पर जो बम में चीजें होती हैं वो थी ही नहीं। इसी चक्कर में फोरेंसिक टीम भी कंफ्यूज हो गई। और ये पहला इशारा था कि हमलावर शायद बहुत ज्यादा घबराहट में था। अभी जमीन पर धमाके का मलबा तक साफ नहीं हुआ था कि इंटरनेट पर एक और जंग छिड़ चुकी थी। एक ऐसी जंग जिसका मकसद था हमारी और आपकी सोच पर कब्जा करना। यकीन करना मुश्किल है, पर मीडिया ने तो मिनटों में एक तुर्की कनेक्शन भी ढूंढ निकाला। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि तुर्की की सरकार को ऑफिशियली आकर कहना पड़ा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, इतनी तेजी से काम करता ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और सोशल मीडिया, अरे वहां तो अलग ही बैटल ग्राउंड खुल गया। अचानक से नफरत भरे कंटेंट की जैसे बाढ़ आ गई। और शक किस पर है? हिंदू नामों से बने हजारों फेक पाकिस्तानी अकाउंट्स पर, जिनका काम ही था इस आग में घी डालना। मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था, समाज में जहर घोलना। कुछ गिने चुने वीडियोस को बार बार दिखाकर एक झूठा माहौल तैयार किया जा रहा था। तो सवाल यह है कि इस तूफान से बचे कैसे? 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला, कुछ भी देखो फौरन यकीन मत करो, सवाल पूछो। दूसरा, कोई भड़काऊ कंटेंट दिखे उससे बहस मत करो, सीधा रिपोर्ट करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, ऑफिशियल सोर्सेज का इंतजार करो। एनआईए जैसी एजेंसियां क्या कहती हैं उस पर ध्यान दो, अफवाहों पर नहीं। अब कहानी दिल्ली की गलियों से निकलकर सीधा पहुंचती है दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर, यानी जियोपॉलिटिक्स। और यहाँ इस धमाके को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का खेल फौरन शुरू हो गया। जरा ये टाइमलाइन देखिए, दिमाग घूम जाएगा। डे 1, इंडिया में ब्लास्ट। हम लोग आराम से सावधानी से जांच करते हैं। अगले ही दिन पाकिस्तान में एक वैसा ही ब्लास्ट होता है और पाकिस्तान बिना किसी जांच के घंटों के अंदर इल्जाम लगा देता है सीधा इंडिया पर। और फिर इसका मजाक देखिए, थोड़ी ही देर में एक आतंकी संगठन टीटीपी खुद आके कहता है कि ये ब्लास्ट हमने किया है। तो अब आप सोचेंगे ये टीटीपी है कौन? और यही तो सबसे कमाल की बात है, ये ग्रुप तो खुद पाकिस्तान का दुश्मन है। वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, उसे अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलता है, इंडिया से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। फिर भी पाकिस्तान ने उनके अटैक का ब्लेम हम पर डाल दिया। सोच के देखिए। और बस यहीं आकर इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस जाती है। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जाल जिसका जवाब देश की सिक्योरिटी की पूरी दिशा बदल सकता था। भारत सरकार की एक पॉलिसी है, बिल्कुल लोहे जैसी सख्त। पॉलिसी कहती है, आतंक का कोई भी हमला, छोटा हो या बड़ा,
उसे युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना? एक मजबूत देश का मजबूत फैसला। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है और वो काफी सोचने वाला है। राहुल गांधी का तर्क देखिए। उनका कहना है कि इस पॉलिसी से हमने गलती से आतंकवादियों के हाथ में ही जंग शुरू करने का रिमोट कंट्रोल दे दिया है। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई भी आतंकी ग्रुप कहीं भी एक छोटा सा धमाका करके 2 न्यूक्लियर पावर्स को आपस में भिड़ा सकता है, तो असली पावर किसके पास है? सरकार के पास या उस आतंकी के पास? ये एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाल है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये सिर्फ एक धमाके की फेलियर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी भी है। 3,500 किलो, नहीं, आपने गलत नहीं सुना, 3,500 kg एक्सप्लोजिव। ये वो बारूद है जिसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस धमाके से ऐन पहले देश के कोने कोने से जब्त किया था। जरा इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी तबाही को रोका गया। तो इस सब से इंटेलिजेंस एजेंसीज एक थ्योरी पर पहुंची। नाम है पैनिक अटैक थ्योरी। मतलब जब उस टेररिस्ट को रियलाइज हुआ कि उसका पूरा नेटवर्क तबाह हो रहा है, उसके साथी पकड़े जा रहे हैं, तो वो घबरा गया, बिल्कुल पैनिक कर गया और पकड़े जाने के डर से उसके पास जो भी आधा अधूरा बॉम्ब था उसने उसी में धमाका कर दिया। तो इस पूरी उथल-पुथल के बाद आखिर में भारत सरकार की तरफ से एक बिल्कुल क्लियर और सख्त मैसेज आया। एक ऐसा मैसेज जो आगे के लिए इरादे साफ कर देता है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान एकदम दो टूक था। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। ये एक वार्निंग थी, एक ऐलान था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आज की दुनिया में जहां जंग बॉर्डर पर कम और मोबाइल स्क्रीन्स पर ज्यादा लड़ी जाती है, जहां जियोपॉलिटिक्स इतनी नाजुक है, वहां ये यादगार सजा आखिर दिखेगी कैसी? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।